साथ मौजूद हैं पीबी इन्वेस्टमेंट की सर्टिफाइड फाइनेंशियल प्लानर पूजा भिंडे। थैंक यू सो मच पूजा, आपने मनी 9 के लिए वक्त निकाला। पूजा जी, सबसे पहले तो अभी हमने टैक्स फ्री बॉन्ड बताया कि क्या होते हैं। आपको क्या लग रहा है, नाम टैक्स फ्री है, रिटर्न जो है उस पर टैक्स नहीं लगता, इस पर जो ब्याज हम अर्न करते हैं, ये आपको लग रहा है इसमें अच्छे रिटर्न मिलने की गुंजाइश है कंपेयर टू अदर इन्वेस्टमेंट्स? आप रिकमेंड करते हैं टैक्स फ्री बॉन्ड पूजा? जी बिल्कुल। सबसे पहले तो थैंक यू मनी 9 को, आपको मुझे बुलाने के लिए। और जैसे आपने कहा कि टैक्स फ्री नाम सुन के ही हमें ऐसे लग जाता है कि इसमें निवेश करना है, क्योंकि टैक्स एक ऐसा चीज है जो हमारे पोर्टफोलियो में हमारे रिटर्न को कम कर देता है। तो अगर इस तरीके का कोई ऑप्शन है तो हमें निवेश करना है, लेकिन समझने की कोशिश करने की जरूरत है इसमें कि किस तरीके से आप निवेश कर सकते हैं, किस तरीके का प्रोडक्ट है ये। लेकिन जब हम ब्याज की बात करें या रिटर्न की बात करें इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट में, तो डेफिनेटली अभी का जो समय है ना प्रियंका, उसमें आप डेफिनेटली टैक्स फ्री बॉन्ड्स में निवेश कर सकते हैं। क्योंकि हम देख रहे हैं राइजिंग इंटरेस्ट रेट रिजीम है। इस तरीके के एक इंटरेस्ट रेट सिनेरियो में आप इक्विटी में भी डालने को थोड़ा डर लगता है, क्योंकि वॉलेटिलिटी बहुत ज्यादा है। और डेट में जब हम डालने की बात करते हैं तो जो एफडी के जो ऑप्शंस हैं उसमें अगर आप देखें तो वही 5% के आसपास की एफडी है, 5 to 5.5% के आसपास अगर हम देखें शॉर्ट टर्म के हिसाब से, तो उसमें भी आपको टैक्स लग जाता है। तो पोस्ट टैक्स रिटर्न्स आपके बन जाते हैं अराउंड 3.8% के आसपास, अगर हम हाई टैक्स इंडिविजुअल की बात करें जो हाई टैक्स ब्रैकेट में आते हैं 30% एंड अबाउ। ठीक है, लेकिन अगर इन्हीं लोगों को टैक्स बचाना है और इस तरीके के मार्केट में निवेश करना है, तो टैक्स फ्री बॉन्ड्स एक बहुत अच्छा विकल्प है। मैं कहूंगी कि आपको ये बॉन्ड्स अभी सबसे पहले तो सेकेंडरी मार्केट में अवेलेबल हैं, क्योंकि ये बॉन्ड 2012 से 16 के बीच में आए थे, उसके बाद आना बंद हो गए हैं। और सेकेंडरी मार्केट में आपको रेडिली अवेलेबल हैं। आपको देखना होगा टाइम एंड अगेन कि किस तरीके की अवेलेबिलिटी है। तो क्योंकि ये बॉन्ड्स आगे आने वाले का जो समय है 5 साल 10 साल के मेच्योरिटी पे आपको मिलेंगे, तो उसका अभी का जो रिटर्न बैठता है, जो वाईटीएम बैठता है, वो अराउंड 5.5 से 6% के आसपास का वाईटीएम है, जो ई मेच्योरिटी हम कहते हैं। सो ये 5.5 to 6% जो है ये आपको टैक्स फ्री बैठता है। जबकि सामने अगर हमने दूसरे ऑप्शंस देखे, जैसे बैंक एफडी वाला एक ऑप्शन है, वहां पे आपको पोस्ट टैक्स बैठ जाएगा 3.8। सो 1.5 to 2% का आपको एडिशनल रिटर्न मिलता है। तो अगर आप हाई टैक्स ब्रैकेट में आते हैं, अगर आप मैं कहूंगी ज्यादा इन्वेस्ट, आपको अमाउंट ज्यादा इन्वेस्ट करना है टैक्स की बचत के लिए, ज्यादातर प्रियंका टैक्स फ्री बॉन्ड्स जो होते हैं ना वो HNIs, HUF ट्रस्ट, इन तरीके के लोगों को ज्यादा सूटेबल है, क्योंकि साइज है या जो इन्वेस्टमेंट अमाउंट है वो थोड़ा ज्यादा है। आपको 10 लाख से अबाव का इन्वेस्टमेंट करना होता है। तो इसके लिए अगर आप हाई नेटवर्थ में आते हैं, आप हाई टैक्स ब्रैकेट में आते हैं, ऑब्वियस अगर आप हाई टैक्स में हैं तो आपका वो तो होगा आप अगर 30% के टैक्स स्लैब में आ रहे हैं तो ये एक अच्छा विकल्प हो सकता है। एफडी से कंपेयर करेंगे तो एफडी में आप जो भी कमाई करते हैं वो आपके इनकम में जुड़कर उस पर टैक्स लगता है, लेकिन यहाँ पर नहीं। लेकिन अभी पूजा आप ही ने बोला सेकेंडरी मार्केट में ही अवेलेबल है, तो फिर अभी क्या लगता है सरकार ने बहुत लंबे समय से इन्हें जारी क्यों नहीं किया है? सो देखिए, ऐसा कोई स्पेसिफिक रीजन तो मुझे नहीं दिख रहा है, लेकिन अगर हम उसे अनुमान लगाएं तो नॉर्मली ये बॉन्ड्स आए थे, नॉर्मली जैसे हम कहते हैं कि ये बॉन्ड्स इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए ज्यादा उस मायने के लिए आए थे। तो 10 साल 15 साल 20 साल का एक रिक्वायरमेंट होगा इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर के लिए। तो शायद एक चीज होती है, यहाँ तो रिक्वायरमेंट नहीं होगा इसलिए नहीं आए होंगे, या तो ब्याज दर उस समय पे हम देख रहे हैं पिछले काफी साल से कम रहे हैं, तो इतने अट्रैक्टिव नहीं रहे हैं, शायद उस वजह से नहीं आए होंगे। अभी इंटरेस्ट रेट है, इंटरेस्ट रेट्स बढ़ रहे हैं, लोगों को टैक्स फ्री बॉन्ड्स में रुचि आ रही है, क्योंकि जब वो कंपैरिजन कर रहे हैं तो उन्हें अच्छे ऑप्शंस में ये अच्छा दिख रहा है। सो हो सकता है शायद वापस एक टैक्स फ्री बॉन्ड लॉन्च हो भी जाए। सो देख सकते हैं किस तरीके से मार्केट राइट। तो अभी तक का जो मार्केट एनवायरनमेंट था शायद उसमें नहीं आया, अब उम्मीद है। लेकिन टैक्स फ्री बॉन्ड के साथ मैं समझना चाहूंगी, एक निवेश का इंस्ट्रूमेंट है टैक्स सेविंग बॉन्ड एज वेल। ये दोनों अलग है ना? टैक्स सेविंग बॉन्ड का काम और टैक्स फ्री बॉन्ड का काम जो है वो अलग है।
जब हम उसको थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं, सो टैक्स फ्री बॉन्ड्स, तो टैक्स फ्री बॉन्ड्स है ना, उसमें जो फ्री पार्ट है या जो हमें बेनिफिट दे रहा है वो इंटरेस्ट है। ठीक है, आपको जो भी कूपन मिलेगा, अभी जो आपको बॉन्ड्स अवेलेबल हैं, अगर हम लिस्ट देखें तो आपको एनटीपीसी, एनएचपीसी, पीएफसी, आरईसी, हुडको, इस तरीके के बॉन्ड्स अवेलेबल है। तो उसकी जो कूपन्स है 8.3, 8.5, इस तरीके के जो कूपन है, वो जो इंटरेस्ट आपको मिलेगा वो टैक्स फ्री होगा। ठीक है, तो इसको कहते हैं हम टैक्स फ्री बॉन्ड्स। और जो दूसरे ऑप्शंस है, जो टैक्स सेवर बॉन्ड्स की हम या टैक्स सेविंग बॉन्ड्स की हम बात करते हैं, तो इसमें जो आपको एग्जेम्पशन मिलता है वो बेनिफिट है। मतलब मैं आपको एग्जांपल दूं, टैक्स सेविंग बॉन्ड्स उन लोगों को निवेश करना है जिन्होंने घर बेचा होगा या प्रॉपर्टी कोई कमर्शियल तो बेचा जो है। कैपिटल गेन को पार्क कहाँ कर सकते हैं, उसके लिए टैक्स सेवर बॉन्ड काम होएगा, राइट? और उसका दूसरा नाम कैपिटल गेन एग्जेम्पशन बॉन्ड्स भी है या सेविंग बॉन्ड्स भी हैं। तो वो इस तरीके के एग्जेम्पशन के लिए जो सेक्शन 54 में आते हैं उसके लिए काम आते हैं। और टैक्स फ्री बॉन्ड्स जो हैं जिसमें इंटरेस्ट हमें टैक्स एग्जेम्प्ट मिलता है वो सेक्शन 10 में आता है। तो ये दोनों अलग अलग चीजें। ठीक है, अब पूजा ये बताइए कि अगर कोई आपसे पूछता है कि मुझे टैक्स बचाना है, मैं कहाँ निवेश करूँ, रिटर्न भरने का भी वक्त आ गया है, अब लोग अगले फाइनेंशियल ईयर की भी प्लानिंग करेंगे, तो आप कहाँ टैक्स फ्री कौन से वो इन्वेस्टमेंट हैं जहाँ आप सुझाव देती कि यहाँ निवेश कीजिए, आपका टैक्स भी बचेगा और निवेश भी होगा, दोनों काम होंगे साथ में? जी बिल्कुल। सब देखिए, क्योंकि हम रिटर्न अभी सब लोग इसी चीज में लगे हुए हैं, अपने सीएस के साथ बात कर करके कि कहाँ क्या हमें उन्हें प्रोवाइड करना है जो टैक्स हमने बचाया है। लेकिन ये अभी का जो टाइम जो हमें सबमिट करना है वो तो हमने कर लिया। सो उसमें अगर आपने कोई गलतियां की हैं या कहीं पे नहीं बचा है तो ये साल में वो गलती ना दोहराएं। हम इस शो के दौरान इन्हें यही बताएं कि अभी का जो साल है उसे इस तरीके से आप टैक्स इन्वेस्टमेंट्स आप चूज करें जो आपके पोर्टफोलियो में आपको काम आता है टैक्स की ज्यादा से ज्यादा बचत करने के लिए। टैक्स इन्वेस्टमेंट्स में मैं कहूंगी बहुत सारे सेक्शंस आते हैं प्रियंका। जैसे सबसे पहला सेक्शन आता है एटीसी का, जिसमें हमें 1.5 लाख तक की लिमिट मिलती है। सो इसमें जो बहुत सारे विकल्प हैं, जो बहुत कॉमन विकल्प हैं, लोगों को पता है। एक तो अगर सैलरीड है तो आपको पीएफ का डिडक्शन मिल जाता है। फिर आप इंश्योरेंस अगर पे कर रहे हैं, नॉर्मली हम टर्म प्लान की बात करते हैं, तो उसका जो प्रीमियम है उसका आपको डिडक्शन इसमें मिल जाता है। फिर अगर आपने हाउस लोन लिया हुआ है तो हाउस लोन का जो प्रिंसिपल अमाउंट है उसका डिडक्शन आप एटीसी में क्लेम कर सकते हैं, और जो इंटरेस्ट अमाउंट है उसको आप अलग से सेक्शन 24 में आप क्लेम कर सकते हैं अप टू 2 लाख रुपीज तक। ठीक है, फिर उसके बाद अगर हम स्मॉल सेविंग स्कीम्स की बात करें, जो आम तौर पे लोगों ने अगर इन तरीके का हाउस लोन या नहीं लिया हुआ और उन्हें फिर भी 1.5 लाख तक की लिमिट को बरकरार रखना है, तो एक तो है अपना पब्लिक प्रोविडेंट फंड पीपी है, जो बहुत ही कॉमन और बहुत ही मैं कहूंगी कि इमोशनल इन्वेस्टमेंट है। हर फैमिली, चाहे उन्हें टैक्स के लिए बचाना भी हो या नहीं भी बचाना हो, फिर भी सदियों से वो पीपीएफ में निवेश करते ही हैं। और वजह यही है कि आपका निवेश, आपका ब्याज और आप जब फाइनली मैच्योर होता है, तीनों लेवल पर ये टैक्स फ्री रहता है, राइट? तो पीपीएफ एक अच्छा ऑप्शन होगा, मुफ्त वाला ऑप्शन है इसमें। हाँ, ओके। तो ये एक अच्छा ऑप्शन है। और बाकी ऐसे ही हैं जैसे सुकन्या समृद्धि और ये सारे ऑप्शंस हमें मिल जाते हैं एटीसी में। फिर एटीसीसी 1 में आपको मिल जाता है एनपीएस स्कीम है। फिर एटीडी में अगर आप मेडिक्लेम भर रहे हैं तो आपको उसमें अप टू 25,000 इंडिविजुअल को और 50,000 सीनियर सिटीजन को मिल जाता है। फिर अगर एजुकेशन लोन ले रखा है तो एटीई में मिलता है। और ऐसे बहुत सारे ऑप्शंस, अगर डोनेशन किया हुआ है तो ये सारी चीजें आपको 22-23 का जो आपका फाइनेंशियल ईयर है उसमें अभी से प्लान करना है। और एक इम्पॉर्टेंट चीज, अगर आप मार्केट लिंक्ड प्रोडक्ट में निवेश करना चाहते हैं, मतलब ईएलएसएस जिसे हम कहते हैं, इक्विटी सेविंग स्कीम, उसमें भी आप बहुत अच्छा टाइम है, क्योंकि अभी मार्केट्स लो लेवल्स पे हैं। तो ये एक अच्छा टाइम है। पिछले 2 साल के पहले का अगर हमें वैल्यूएशन देखना है तो अभी आपको वो मिल सकता है, क्योंकि काफी स्टॉक्स आपको वैल्यूएशन चीप लेवल पे मिलेंगे। तो अच्छा समय है ईएलएसएस में भी एक लमसम अमाउंट निवेश करने। ठीक है, तो अगले फाइनेंशियल
ईयर के लिए जो टैक्स सेविंग वाले निवेश हैं वो अभी पूजा ने आपको बता दिए हैं। कल करे सो आज कर, अभी से तैयारी कर लीजिए, मत बैठिएगा कि अच्छा मार्च तो अभी दूर है अभी कर लीजिए, नहीं तो दूर जो है वो देरी करता जाएगा। पूजा कुछ सवाल लेकर आते हैं जो हमारे दर्शकों ने भेजा है आपके लिए। दिनेश सिंह जी का मैं पहला सवाल लेती हूँ। इनकी उम्र 62 साल है, 2 साल पहले रिटायर हुए हैं और जब रिटायर हुए तब 60 लाख रुपए जो इन्हें लमसम मिले थे। 15 लाख रुपए से का तो इन्होंने निवेश प्रधानमंत्री व्यय वंदन योजना में कर दिया है और बाकी का पैसा इन्होंने एफडी में डाला है और कह रहे हैं कि एफडी पर ब्याज तो मुझे कम मिल रहा है, इन्होंने अगर पहले किया होगा और अब तो ब्याज थोड़े से भाग भी गए हैं, तो कम जोखिम और रेगुलर इनकम पाने के लिए मुझे इन पैसों का निवेश क्या कहीं और करना चाहिए पूजा? जी बिल्कुल। एक चीज मैंने देखा इन्होंने अच्छा किया कि इन्होंने एक प्रधानमंत्री वय वंदना में इन्हें रेगुलर इनकम मिलेगी, इन्होंने मंथली ऑप्शन चूज किया होगा तो 7.4% के हिसाब से आई थिंक इन्हें आराम से 9-10 हजार के आसपास का मंथली रेगुलर इनकम मिल रहा होगा 15 लाख के इन्वेस्टमेंट पे। लेकिन एक लॉक इन है 10 इयर्स। लेकिन रिटायरमेंट के बाद अगर हम देखें तो यही 2 चीजें लोगों को चाहिए होती है, रेगुलर इनकम और सिक्योरिटी। तो वो एक चीज तो इन्होंने उसमें कर ही ली है। जो बाकी का अमाउंट की वो सलाह चाहते हैं उसमें से सबसे पहले तो वो एफडी से पैसा निकलवा ले। क्यों? हमने पहले ही देखा कि एफडी में आपको एक तो चलो सीनियर सिटीजन है तो आपको फिर भी थोड़ा बहुत 25 पैसा ज्यादा मिलेगा, लेकिन आपको उसके ऊपर टैक्स भी लगेगा और उस हिसाब से अगर आपका और कोई इनकम भी है और आप ज्यादा हाई टैक्स ब्रैकेट में है तो मैं अज्यूम कर रही हूँ कि आपको उस पर टैक्स लगेगा। तो इसके लिए आप उसमें ज्यादा आपको कोई इन्फ्लेशन को बीट करने वाला रिटर्न नहीं है और आपका मेन इंटेंशन वो यही है कि आपको रेगुलर इनकम मिले, तो उसमें हम दूसरे विकल्प भी देख सकते हैं। सो दूसरे विकल्प देने से पहले एक चीज इंपॉर्टेंट है इनके लिए कि इन्हें थोड़ा बहुत पैसा इमरजेंसी में रखना चाहिए, जो उनके कभी भी कोई मेडिकल इमरजेंसी आए। अब हमें नहीं पता कि इन्होंने कोई मेडिक्लेम ले रखा है, अगर ले रखा है तो कितने अमाउंट का ले रखा है। नॉर्मली 5 लाख कुछ पैसा जो है एज ए लिक्विडिटी के लिए सेट असाइड कर दे जो आपको तुरंत जिसकी जरूरत पड़ेगी। और जो मेडिकल इमरजेंसी को हम उसका एक नाम दे सकते हैं कि चलो अगर आपको 5 से 10 लाख रुपए तक रखना है तो आप उसको एक लिक्विड फंड या इस तरीके के शॉर्ट टर्म डेट फंड्स, अल्ट्रा शॉर्ट टर्म डेट फंड्स में रख सकते हैं। ये मेरी सलाह होगी। बाकी का जो अमाउंट है उसमें से एक ऑप्शन में आपको बताऊंगी, आप थोड़ा बहुत पोर्शन ना बैलेंस एडवांटेज फंड में रख सकते हैं। बैलेंस एडवांटेज फंड एक बहुत अच्छा ऑप्शन है जिसमें आपको 100% इक्विटी भी नहीं है और 100% डेट भी नहीं है। मार्केट वॉलेटिलिटी के हिसाब से इक्विटी और डेट में निवेश होता है, ठीक है। तो इसमें आप आपका एक मुश्त रकम डालें और उसमें से आप SWP दें, सिस्टमैटिक विड्रॉवल प्लान, ठीक है। तो उसमें आपको मंथली क्वार्टरली जो SWP देना है आप दें और जो आपका मुद्दल है जो आपने इन्वेस्ट किया हुआ है उसे आप लॉन्ग टर्म के लिए रखें तो वो भी अमाउंट बढ़ेगा। तो ये हो जाएगा एक और रेगुलर इनकम का आपका थोड़ा रिस्क वाला पोर्टफोलियो। लेकिन क्योंकि आपने ऑलरेडी एक डेट में डाल रखा है प्रधानमंत्री, इसके लिए मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि एक आप बैलेंस एडवांटेज ले लें जिसमें आपको थोड़ा बहुत रिस्क है, जोखिम है, लेकिन इतना ज्यादा मार्केट रिलेटेड आपको बहुत 100% इक्विटी का रिस्क भी नहीं है। नॉर्मली रिटायर्ड लोगों को बैलेंस एडवांटेज सजेस्ट करते हैं। तो लॉन्ग टर्म अगर आप 5 से 10 साल के लिए आप उसमें रखेंगे तो डेफिनेटली आपको अच्छे रिटर्न्स भी मिलेंगे। चलिए और थोड़ा बहुत पोर्शन है वो आप फिर डेट फंड का ले, या जैसे हम आज टैक्स फ्री बॉन्ड्स की बात कर रहे हैं, अगर आपको कोई अवेलेबल मिल रहे हैं और उस पर लिमिट है 5 या 10 लाख की तो डेफिनेटली उसका भी आप लुफ्त ले सकते हैं। अभी राइजिंग इंटरेस्ट रेट सिनेरियो है, आपको इंटरेस्ट भी टैक्स फ्री हो जाएगा, तो एफडी से तो बेटर है कि आप ये ऑप्शन। ठीक है, तो वो तो सही खुद ही कह रहे थे कि मैं एफडी से निकलना चाहता हूँ दिनेश जी, तो ये अच्छी बात है, एफडी से निकालिए। लेकिन पूजा ने जो एक बहुत क्रिटिकल बात कही ना, कुछ पैसा आपको अपने इमरजेंसी के लिए अलग रखना चाहिए, गो टू मनी है, आप उसका नाम उन्होंने पूजा ने सजेस्ट किया मेडिकल इमरजेंसी ही दे दीजिए कि जब तबीयत खराब होगी कुछ होगी वहां से आपको तुरंत पैसे झट से मिल जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लेकर आते हैं पूजा आपके लिए, सुशील सिंह जी का है। बता रहे इनकी उम्र है 30 साल, सैलरी इनको मिलती है 50,000 रुपए, प्राइवेट जॉब करते हैं, 7 साल की उम्र में रिटायरमेंट के लिए 5 करोड़ का कॉर्पस एकत्र करना चाहते हैं। क्या सलाह देंगे, कहाँ निवेश करना चाहिए? सबसे पहले तो मैं बहुत ही खुश हूँ सुशील जी से, क्योंकि रिटायरमेंट की प्लानिंग 30 साल पहले बहुत बहुत लंबा समय है। और नॉर्मली हम कहते हैं जितना लंबे समय होता है उतना ही आपको अभी से एसआईपी अमाउंट कम लगती है, क्योंकि पावर ऑफ कंपाउंडिंग जो है वो लॉन्ग टर्म में बहुत अच्छा बेनिफिट देता है। तो सुशील जी, जैसे आपने एक टारगेट डिसाइड किया आपके मन में कि आपको 5 करोड़ का कॉर्पस चाहिए, तो उसके लिए क्योंकि 30 साल का समय है, हम थोड़ा अग्रेसिव फंड में भी पैसा डाल सकते हैं। अगर आप महज
7 से 7,500 की SIP करेंगे तो आप आराम से ये कॉर्पस तक पहुंच जाएंगे। मैंने अजम्पशन रिटर्न अराउंड 14 से 15% तक पकड़ा है, क्योंकि लॉन्ग टर्म का समय है, 30 इयर्स का टाइम होराइजन है, तो हम इतना रिटर्न एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अगर आप थोड़ा कंजर्वेटिव रहना चाहते हैं और 12 से 13% का रिटर्न अज्यूम करना चाहते हैं तो SIP अमाउंट थोड़ा बहुत बढ़ाना होगा, 13 से 14,000। ठीक है। लॉन्ग टर्म के लिए आप रिटायरमेंट फंड भी चूज करें, वो एक अच्छा विकल्प है। नॉर्मली प्रियंका, रिटायरमेंट के लिए यंगस्टर्स को मैं अभी कहती हूँ कि आप रिटायरमेंट थीम वाले जो म्यूचुअल फंड्स होते हैं उसे चूज कर सकते हैं। एक तो उसमें 5 साल का लॉक इन होता है तो आप बने भी रहते हैं। सेकेंडली, आपको कोई भी इमरजेंसी आती है तो उसमें से लिक्विडिटी नहीं है, तो एक अच्छा भी है कि आपका पैसा सेव्ड है, मतलब वहां पे सेविंग बंद जाते हैं उससे, एक फोर्स टाइप का इन्वेस्टमेंट लेकिन हो ही जाता है। ऑल राइट, थैंक यू सो मच पूजा, आज आपने वक्त निकाला मनी 9 के लिए। फिर आपसे बात होगी पर्सनल फाइनेंस की, बहुत इंटरेस्टिंग बातें आज आपने बताई है। धन्यवाद आपका। थैंक यू सो मच।